हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ स्टार। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल नंबर 10, ये न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल क्या है? ये क्वेश्चन है। चलिए, तो समीकरण 1/2mv² इज इक्वल एच न्यू माइनस डब्ल्यू प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। इसमें डब्ल्यू का मात्रक क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव आप 12th में पढ़ोगे। तो इसमें उसका इक्वेशन दिया, डब्ल्यू यहाँ पे कार्य फलन होता है, मतलब एक प्रकार से कार्य, क्या कार्य। तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू का मात्रक निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मात्रक तभी निकाल सकते हैं जब बीमा मालूम होगी। बीमा मालूम होगी तो हम किसी भी पद्धति में मात्रक निकाल सकते हैं, चाहे अंकीय चाहे सीजीएस, ठीक, और चाहे एफपीएस। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया क्या गया है, 1/2mv² इज इक्वल एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का निकालना, डब्ल्यू इधर करिए, डब्ल्यू इज इक्वल एच न्यू माइनस 1/2mv²। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम बताए थे आपको कि अगर दो भौतिक राशियों के बीच प्लस या माइनस का सिंबल है तो इसकी बीमा इसके बराबर होगी और इसकी बीमा इसके बराबर होगी। पूरे ध्यान रखिएगा, पूरे के एच न्यू के बराबर डब्ल्यू की बीमा, 1/2mv² के बराबर डब्ल्यू की बीमा, ठीक। तो चाहे आपको डब्ल्यू निकालना, चाहे लिखिए डब्ल्यू की बीमा इज इक्वल एच न्यू की बीमा, और चाहे लिखिए डब्ल्यू की बीमा इज इक्वल 1/2mv² की बीमा, दोनों निकल आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों को एच मतलब प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक की बीमा बहुत सारे बच्चों का नहीं मालूम होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होती है, इसलिए हम लिखते हैं डब्ल्यू की बीमा इज इक्वल 1/2mv² की बीमा। तो लिखिए डब्ल्यू की बीमा इज इक्वल 1/2mv² की बीमा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डब्ल्यू की बीमा इज इक्वल हाफ, तो एक गिनती हट जाएगी, बचा क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m हो जाएगा, और ये क्या है, चाल या वेग। तो वेग का डायमेंशन क्या था, l⁻⁻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 ⁻
डायमेंशन। अब आपको निकालना मात्रक, तो लिखिए यहाँ पे W का मात्रक इज इक्वल, ये हम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम, और ये क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, पावर 2 है तो पावर 2 लगा दीजिए। और फिर क्या है, टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड, सेकेंड पावर है -2। अब आप जानते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 किसका मात्रक होता है, कार्य का। किसका मात्रक होता है, कार्य का, अर्थात W क्या है, कार्य। ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S इज इक्वल हाफ GT² विमीय विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। विमीय विश्लेषण की दृष्टि से क्या है, ठीक। चलिए लिख लें, पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो S इज इक्वल हाफ GT², S इज इक्वल हाफ GT²। अब अगर विमीय विश्लेषण की दृष्टि सही है, इसका मतलब S की विमा इज इक्वल हाफ GT² की विमा, तो दोनों ओर का डायमेंशन अगर सेम आ जाएगा तो ये समीकरण सही है, और दोनों ओर डायमेंशन सही नहीं आता है, ये समीकरण सही नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए S की विमा, यहाँ पे विस्थापन है, देखिए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S इज इक्वल हाफ GT²। ठीक, तो वैसे S इज इक्वल फार्मूला होता है UT प्लस हाफ AT², लेकिन जब ये मुक्त रूप से पिंड गिरता है तो प्रारंभिक चाल जो होती है 0 होती है, इसलिए इसको 0 कर देते हैं, ये UT 0 हो जाता है। और A त्वरण है, तो त्वरण के जो स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण G रख दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे S विस्थापन होगा, तो S विस्थापन का बीमा क्या होती है, L इज इक्वल हाफ छूट जाएगा,
जी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण डायमेंशन क्या होता है lt पावर माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा lt पावर माइनस 2 और यहाँ t स्क्वायर है, t मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल t पावर माइनस 2 t पावर 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा क्या है l, अर्थात दिया गया समीकरण क्या है सही। यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण ठीक है, दिया गया समीकरण ठीक है, दिया गया समीकरण ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लेंगे डायमेंशन के सेकेंड यूज का लास्ट टू क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वैसे इसमें सीरियल नंबर देखे नहीं है कौन सा था, अगर गलत हो तो आप सही कर लीजिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, विमी से दिखाइए कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन का मान समयांतराल डेल्टा टी तथा इस समयांतराल में कार्यरत बल F के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन डेल्टा पी, संवेग को दिखाते हैं पी से, और संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी जो होता है P2 माइनस P1। ठीक, बहरहाल इससे कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा पी किसके बराबर है ध्यान रखिए, समयांतराल डेल्टा टी था, इस समयांतराल में कार्यरत बल F के गुणनफल के बराबर है। तो किसके, समयांतराल को दिखाते हैं डेल्टा टी से, और बल, तो बल हो गया F, इसके गुणनफल के बराबर है, क्या है बराबर। तुम्हें दिखाना है कि जो संवेग परिवर्तन होता है ये बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए, तो इसमें अगर बराबर होगा तो दोनों तरफ की विमाएं भी क्या होंगी बराबर, दोनों तरफ जो डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या होगा इक्वल। तो हम इसका दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे, और अगर वो इक्वल होते हैं तो जो बात कह रहा है ये कह रहा है कि संवेग परिवर्तन समयांतराल और बल के गुणनफल के बराबर होता है, वो बात सही है। और अगर इक्वल नहीं होता है तो ये बात क्या हो जाएगी गलत। चलिए तो चलते हैं। तो यहाँ डेल्टा पी है, डेल्टा पी माने होता है संवेग, तो संवेग का डायमेंशन क्या होगा, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। और द्रव्यमान का डायमेंशन आप जानते हैं एम होता है, वेग का क्या होता है एल पावर माइनस 1, तो संवेग क्या हो जाएगा एम एल पावर माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे क्या एम एल पावर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल एफ बल है, तो यहाँ बल का डायमेंशन क्या होता है एम एल पावर माइनस 2 और इंटू डेल्टा टी में समयांतराल, समयांतराल में एक प्रकार समय, समयांतराल में से क्या होता है, जैसे हम यहाँ से 3 बजे मुंबई के लिए निकले, मुंबई के लिए 3 बजे बनारस से निकले, 3 बजे 3 PM मान लीजिए, और फिर 11 PM पर मुंबई पहुंच गए, तो यहाँ पे समय कितना लगा बताइए 8 आवर। तो समयांतराल कितना हो गया, समयांतर समय का अंतर कितना हुआ 8 आवर, तो यहाँ समयांतराल हो जाएगा 8 घंटा। तो इसी तरह यहाँ पे डेल्टा टी समयांतराल है, मतलब एक मिनट समय है, तो समय का डायमेंशन क्या होता है टी ही होता है। टी हो गया आपका एम एल टी पावर माइनस 1 इज इक्वल एम एल टी पावर माइनस 2, और यहाँ पर 1 तो माइनस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए दोनों क्या है इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया कि जो संवेग परिवर्तन है वो बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यहाँ लिख दिएगा, अतः सिद्ध होता है कि संवेग परिवर्तन बल तथा समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है, इसमें लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विमी विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी, कितने समय में टी समय में, दूरी का समीकरण यह इक्वल हाफ जी टी अशुद्ध है, क्या है अशुद्ध मतलब रॉन्ग है, विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विमाओं की सहायता से सही समीकरण। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो दिया है इक्वेशन ये रॉन्ग है, और फिर सही वाला बताना है। तो सही इसका इक्वेशन होगा ये वाला, वो उसको ही बताना है।
तो चलिए पहले इसको अशुद्ध से प्रूव करते हैं। तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ का क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ का इक्वल नहीं होगा तो दिया गया इक्वेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको सही प्राप्त करेंगे। चलिए देखते पहले इसको रॉन्ग प्रूव करते हैं। तो यहाँ से h इक्वल हाफ GT है। तो h जो है वो ऊंचाई है, ऊंचाई का डायमेंशन क्या होता है, l, क्या होता है, l इज इक्वल हाफ तो हट जाएगा, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का डायमेंशन क्या होगा, l⁻²। और यहाँ t का मतलब टाइम, तो t का क्या हो जाएगा, t ही होगा, t हो गया l इज इक्वल l⁻⁻1। तो देखिए इधर क्या है, l इधर क्या है, l⁻⁻1, l क्या है, -1। तो दोनों तरफ का इक्वल नहीं है, दोनों तरफ का पार्ट जो है, दोनों तरफ का जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है, इसलिए जो ये इक्वेशन दिया गया है यह सही नहीं है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण लिख लीजिए आप लोग, दिया गया समीकरण अशुद्ध है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण क्या है, अशुद्ध। अब इसको शुद्ध करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो है ये, अगर यहाँ पे t⁻1 आ जाए इस तरफ, अगर t⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे t⁻1 से +1 जो -1 एक कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, केवल l। इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण में भी इस ओर हमें क्या कर देना है, t से गुणा, क्या कर देना है, t से गुणा। तो यहाँ पहले लिख देंगे कि विमा में दाईं ओर t से गुणा करने पर दोनों तरफ की विमाएं समान हो जाती हैं। इसलिए सही समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, सही समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दाईं ओर t से ब्रैकेट में लिख दिया समय गुणा करना पड़ेगा, इसको आगे लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तब आगे लिखेंगे शुद्ध समीकरण। अभी तक क्या था, शुद्ध, अब क्या होगा, शुद्ध समीकरण। शुद्ध समीकरण क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो शुद्ध हो जाएगा h इज इक्वल हाफ, इधर t से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, GT²। ये है शुद्ध समीकरण। यहाँ पे आप डैश कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, तो इस तरह से डायमेंशन का सेकेंड यूज का लगभग हर टाइप के हम क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर किसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं डायमेंशन के थर्ड यूज पर, जो कि बहुत ही बिंदास है। चलिए तो बच्चों, अब हम चलेंगे डायमेंशन के थर्ड यूज पर, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो डायमेंशन का थर्ड यूज तो आपको याद ही होगा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। वैसे ये वाला हम दूसरे में लिखवा दिए थे और दूसरा वाला तीसरे में लिखवा दिए थे। बहरहाल फर्स्ट सेकंड ये सब मतलब नहीं रखता है। मेन मतलब ये है कि इसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना।
तो थर्ड जो यूज है उसकी सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों में ये संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो अब ये बीमा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? वीमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका मतलब कि वीमी विधि से ही हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे, मतलब दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, यदि हमें ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, यदि हमें ज्ञात हो कि भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन राशियों में संबंध वीमी विधि से स्थापित कर सकते हैं। तो आप लोग इसको हेडिंग कर लीजिए, और हेडिंग करने के बाद जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए, क्योंकि जानते हैं कुछ बच्चे फेयर बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो उसमें लिखेंगे, यदि हमें ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम वीमी विधि से उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इतना लिखिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लेते हैं, जो कि सभी किताबों में लगभग यही एग्जाम्पल होता है। ये शुरुआती तौर पे अच्छा भी होता है। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें से, सरल लोलक का दोलन काल। सरल लोलक का दोलन काल, इसकी इंग्लिश होगी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चल, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सरल लोलक का दोलन काल। तो सरल लोलक क्या होता क्या है, इसको समझिए पहले। अगर किसी पीतल के छोटे से टुकड़े को एक बहुत ही हल्के धागे में बांध करके लटका दिया जाए, बस वही तो है सरल लोलक। अगर किसी पीतल के छोटे से गोले को धागे से बांध करके लटका दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। आपको कहलाता है पेंडुलम। क्या कहलाएगा? पेंडुलम। चलिए, तो दोलन काल मतलब, अगर मान लीजिए उसको हम जो पीतल का गोला है उसको ऐसे लटकाए हुए हैं, अब पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दिए, इसको पकड़े और खींचे और छोड़ दिए, तो छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होने लगेगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो है इसका दोलन काल बताना। दोलन काल मतलब एक बार ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आए। फिर समझिए, एक बार ऐसे जाए, फिर वापस आए यहाँ पे, फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ पे आए। ऐसे तो होता है ना। जैसे अगर आप लोग झूला झूले हों तो उसमें ऐसे ही होता है। झूला एक बार ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ना। वैसे उसकी ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद ऐसा यहाँ पर रुकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। रुकता है यहाँ पे, ऊपर जाना बंद होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। ठीक, तो आप समझिए। तो ये जो ऐसे एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इसे बोलते हैं एक चक्कर। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है उसे ही बोलते हैं दोलन काल। इसे क्या बोलेंगे? दोलन काल। तो अब आप जानते हैं हमें दोलन काल का व्यंजक फाइंड करना है। दोलन काल को दिखाते हैं टी से, वैसे डेल्टा टी से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ फिर टी से दिखाते हैं अधिकतर। तो दोलन काल किसे दिखाते हैं? टी से। अब सोचिए कि दोलन काल है मतलब चक्कर का समय, एक चक्कर पूरा करने का समय, वो किस किस पर डिपेंड करेगा? तो पहली बात तो डिपेंड करेगा गोले के द्रव्यमान पर। जैसे आप झूला झूल रहे हो, अगर झूले में ज्यादा लोग बैठे हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा।
द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो अगर झूला ऐसे हिल रहा होगा तो छोड़ने के बाद बहुत जल्द ही झूला रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। या ज्यादा लोग बैठे हो तो उसको एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो पहली बात तो ये जो होता है ये दोलन के गोलक के पेंडुलम के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। कौन? सरल लोलक का दोलन काल। ठीक, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? लेंथ। किस पर? लेंथ, लंबाई पर। डोरी के लंबाई पर भी ये डिपेंड करता है। कैसे? अगर भाई डोरी की लंबाई ज्यादा बड़ी रहेगी तो ज्यादा देर तक और तेज तेज दोलन करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, ज्यादा देर तक दोलन करेगा ना। और अगर डोरी की लंबाई छोटी कर दी जाए, इतनी बड़ी, ठीक, छोटी बनानी मार्कर के बराबर, और फिर उसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्द ही दोलन करना बंद हो जाएगा। ठीक, तो दोलन काल होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है? एम पर, एल पर, और एक चीज पर। किस पर? जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर। अरे गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान की सहायता से ही तो भाई हम पृथ्वी पर खड़े हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसके पास होता है? प्लानेट के पास। और अर्थ भी एक प्लानेट है, इसलिए पृथ्वी के पास भी एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं उसे। ठीक, तो जो इसका दोलन काल है, जो जी होता है, इस त्वरण की सहायता से और इसके द्रव्यमान की सहायता से इस पर पृथ्वी एक बल लगाती है, जिसको जो कि नीचे की ओर लगता रहता है। इसीलिए जब झूला रुकेगा, अगर आप झूल रहे हैं बढ़िया हान झूल रहे हैं, तो झूला रुकेगा तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे रुकेगा, यही रुकेगा ऐसे। ठीक, बीच में एकदम। ये ऐसा नहीं यहाँ रुक जाए, ऐसा नहीं यहाँ रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे रुकेगा तो पृथ्वी बल लगाएगी। पृथ्वी बल लगाते ऐसे खींचती है तो ये भी रस्सी में जगह होती है, तो रस्सी फैलते हुए चली जाती है, यहाँ पे जाकर रस्सी तन जाती है। अब रस्सी अपने तरफ खींच रही है, पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है, और दोनों का बल बराबर। जब दोनों का बल बराबर, भाई जितना बल ये ऊपर लगाएगी रस्सी उतना ही बल पृथ्वी लगाएगी, दोनों का बल बराबर, तो हम बीच में टंगे रहते हैं। हाँ, बढ़िया झूल रहे हैं, बैठे। अभी आपको जो बता रहे हैं कंसेप्ट कम समझ में आ रहा है, अभी तो 11th की शुरुआत है भाई, आपको कठिन लग रहा होगा तो डोंट वरी, कठिन नहीं है। फिजिक्स बहुत ही इजी है, बस पढ़ते रहिए, फिर आपको ये भी इजी लगने लगेगा। आप इंटर में गए हो ना, इसलिए थोड़ा तो कठिन लगेगा ही, और धीरे धीरे ये इंटर भी इजी लगने लगेगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि दोलन काल द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, डोरी के लंबाई पर डिपेंड करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड करेगा। द्रव्यमान पर डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, लोलक पर मतलब पेंडुलम पर बल उतना ज्यादा लगाएगी पृथ्वी। पृथ्वी जो बल लगाती है किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। वैसे द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, सही बताएं तो। ये तो अरस्तु की भ्रामकता थी, लेकिन बहरहाल उस पे बातें नहीं करते हैं, अभी उसका टाइम नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलते हैं, आप जो इसको फील करिए कैसे। अगर आप झूले में बैठे हैं तो अगर झूला ऐसे नाच रहा है तो जितना भारी झूले का द्रव्यमान होगा और जितना उतना ही जल्दी या उतना देर में एक चक्कर पूरा कर पाएगा। फिर सुनिए, झूले का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही देर में एक चक्कर पूरा कर पाएगा। ठीक, लंबाई जितनी कम होगी चक्करों की संख्या उतनी कम होगी, जिसका मतलब लंबाई पर डिपेंड करेगा। और जी जो है ये इसको अपनी ओर खींचता रहता है, जो पिंड होता है, झूला है, मान लो यहाँ पे पेंडुलम है, तो इसको नीचे पृथ्वी की ओर खींचता रहता है। तो इसलिए जो आवर्तकाल होता है, दोलन काल होता है, तीन चीजों डिपेंड करता है कि इस पर द्रव्यमान पर, लेंथ पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। बस ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कैसे डिपेंड करता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अब आपको इनमें संबंध बताना है। आप जान गए कि आप दोलन काल किस किस पर डिपेंड करता है, एम पर, एल पर, जी पर। अब आपको टी, एम, एल, जी पर संबंध प्राप्त करना है, रिलेशन। क्या फाइंड करना है? संबंध। तो संबंध कैसे निकालेंगे उसका तरीका सुनिए।
सबसे पहले आप जो है जिस पर डिपेंड करे उसको लिख लीजिए। तो यम पर डिपेंड कर रहा है, एल पर, और किस पर, जी पर। और फिर लगा दीजिए प्रोपोर्शनल। पहले तो उसको लिखिए जिसका आपको मान चाहिए हो। तो किसका मान चाहिए? दोलनकाल का। दोलनकाल दिखाते हैं टी से, तो ये हो गया टी। फिर जिस पर डिपेंड करता है उसको लिखिए। तो एम पर, एल पर, जी पर, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एम एल जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करना है? प्रोपोर्शन लगा देना है टी के बाद। और उसके बाद जिस पर डिपेंड करे उस पर एक एक पावर मान लेना। इस पर हम ए मान ली, इस पर बी, इस पर सी, कुछ ही मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हो, ए से लेकर जेड तक। ठीक, चलिए काखा यहाँ मान सकते हो अगर आता हो आपको तो। वैसे कुछ लोग काखा भूल गए होंगे। चलिए, तो अब आपको क्या करना है सुनिए। अब आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तब कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाएंगे हम लोग, बराबर लगाएं, कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? अब m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कम से कम 2 एग्जाम्पल आप देखिए। पहला एग्जाम्पल चल रहा है, एक एग्जाम्पल और बताएंगे, उसके बाद आपको एकदम इजी समझने आने लगेगा, राशियों संबंध आप पा जाएंगे। तो ऐसे जो हम बता रहे हैं आपको कि सरलोलक का दोलन काल, तो आपको समझाया कि ये जो दोलन काल होता है एम एल जी पर डिपेंड करता है, तो इसको हम बताए। तो आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए किसी और राशियों में संबंध पूछेगा तो उसमें जो पूछना रहेगा उसको दे देगा, और वो किस किस पर निर्भर करती है उसको नहीं बताएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत कठिन होगा। ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चन आता है जिनमें संबंध प्राप्त करना होता है, जिसका संबंध प्राप्त करना होता है, वह राशि किस किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन में देता है। तो प्रॉब्लम नो। चलिए, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप क्या करना है, जिसको निकालना है उसको लिखना है, फिर प्रोपोर्शनल, फिर जिस चीज पर डिपेंड करे उसको लिख लेना है, फिर सबके पावर, सबके ऊपर एक एक घात हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, प्रोपोर्शनल हटाओ, बराबर लगाओ, कांस्टेंट भी लगाओ। ठीक, अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर, तुरंत प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो है उसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब हमारा उद्देश्य क्या, अगला सुनिए, अगला स्टेप क्या है। अब हमारा उद्देश्य जी पावर सी, ठीक है। अब हमें ए, बी और सी का मान निकालना है। किसका मान? ए, बी और सी का मान। और ए, बी, सी का मान निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए, इसी को हल करेंगे। तो टी इज इक्वल कांस्टेंट जो है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें निकालना है, बीमा लिखना है। अब बीमा कांस्टेंट का रखिए, यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है। एम बचा, एम का द्रव्यमान है, द्रव्यमान डायमेंशन नहीं होता है, एम ही होगा। तो एम का पावर ए हो गया, और एल बचा है, लंबाई है, लंबाई का पावर क्या हो गया? बी हो गया। जी त्वरण है, त्वरण का डायमेंशन क्या होगा? एल टी का पावर -2 हो गया। यहाँ पावर क्या हो जाएगी? सी। अब आप क्या करना, सुनिए, तो आप कहोगे सुनाइए। तो यहाँ हो जाएगा एम का पावर ए, एल का पावर बे, फिर यहाँ सुनिए, चलिए, एल का पावर अंदर गुणा करिए, यहाँ 1 है तो सी, और टी का पावर गुणा करेंगे -2c हो जाएगा। अब सुनिए आगे, टी इक्वल हो जाएगा एम का पावर ए, एल का पावर यहाँ भी, यहाँ पे -2, यहाँ पे सी, इसलिए बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी, बी प्लस सी हो जाएगा, टी का पावर -2c। ठीक, बेस सेम होता है तो आप मैथ ही पढ़ेंगे, ज्यादा समझने की बात नहीं है। चलिए, तो टी इज इक्वल जो है ये हो गया एम पावर एल पावर बी प्लस सी, टी पावर -2c। अब आपको क्या करना है, जब आप इतना हल कर लें, घात सब में गुणा कर दे घात में, तब आपको करना है, इस तरफ देखिए क्या क्या है, एम एल टी, क्या क्या है? एम एल टी, जो इस तरफ हो वो इस तरफ भी होना चाहिए। और उसमें जो है मान लो तो ठीक है, मान लो टी है इसमें से, एम एल नहीं है तो हम एम एल लिखेंगे, और एम और एल दोनों पार क्या मानेंगे? 0। ज्यादा तक बोलने पे खांसी आने लगती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो जो इस तरफ नहीं उसको भी यहाँ लिखो, एम एल नहीं है लिख लिए, टी तो पहले से ही था, लेकिन जो अलग से लिख रहे हैं उसके पावर 0 मान लो, इसकी पावर तो एक ही है।
जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होगी 1। तो यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में हो गया, ये भी ब्रैकेट में होना चाहिए भाई ये भी, क्योंकि बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। अगर ना लिखे हो तो नोट करके लिख लें कि बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1। अब उधर क्या होगा, M के पावर A, L के पावर B प्लस C, T के पावर -2C। अब आगे ध्यान दीजिएगा करना आपको। अब आपको दोनों तरफ की घातों की तुलना करना है। इतना करने के बाद दोनों तरफ की घातों की तुलना करना है। तो चलिए लिखिए, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर। चलिए तुलना करिए। तो यहाँ पे m पावर 0, यहाँ पे m पावर a है, तो यहाँ पे m वाला पहले तुलना करिए। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल, यहाँ m पावर क्या है a, यहाँ पे m पावर क्या है 0, फिर a इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। और दूसरा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे l पावर b प्लस c, यहाँ पे l पावर क्या है 0, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल 0। अब अगला ध्यान दीजिए, अब जो है इसका समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चलिए पहले तो दिए ही आप। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे टी पावर क्या है 2c, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा -2c इज इक्वल 1। देखिए दिख रहा है नहीं आपको, ज्यादा निश्चित नहीं हो गया है। चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो -2c इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे a का मान तो मालूम हो गया क्या है 0, हमें b और c का और मान निकालना है। तो यहाँ से c का मान निकालते हैं, c का मान निकालने पर इसमें रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे c इज इक्वल क्या हो जाए, c इज इक्वल निकालेंगे, c इज इक्वल -1/2 हो जाएगा। अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे क्या हो जाएगा b, और c का मान क्या -1/2 इज इक्वल क्या हो 0, तो b इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक। अब हमें a का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया, c का मान मालूम हो गया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, a, b और c का मान जब मालूम हो जाए तो अंत में आप इस समीकरण में रख दीजिए, बस हो गया काम। ठीक। और अगर कांस्टेंट k का मान मालूम हो तब भी आप रख दीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बीमा की सहायता से k का मान नहीं आ पाएगा, k का मान आपको याद करना पड़ेगा सबके लिए, सब सूत्र के लिए। ठीक। चलिए तो लिखिए, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। जो रखेंगे ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको मिटा देते उतार लीजिएगा आप लोग। तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा, के m के पावर a है और m के पावर a के स्थान में क्या है 0 है। ठीक, a का मान क्या है 0, इसलिए 0 हो गया। l के पावर b की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हो गया। अब g पावर c की वैल्यू क्या है -1/2, जो माइनस पावर है उसको नीचे ले जाओ, तो k m पावर 0 मान 1 से गुणा करो, नो चेंज। तो यहाँ बचा l पावर 1/2 अपान g। अब नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब 1/2 मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 हो तो मतलब क्या होता है उसका अंडर रूट। तो यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल के अंडर रूट l अपान g। ठीक, क्योंकि 1/2 ऊपर l में भी है और g में भी है, इसलिए हम दोनों में अंडर रूट लगा दिए। अब चूंकि k का मान याद करिए, इसके लिए सरल लोलक के दोलन काल के लिए k का मान होता है 2 पाई। ठीक, याद रखिएगा, सरल लोलक के दोलन काल के लिए k का मान 2 पाई। तो यहाँ k का मान रखिए, तो यहाँ t इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपान g। ये हो गया भैया दोलन काल और लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। ठीक, तो इस तरह से हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बीमा की सहायता से स्थापित करते हैं। अब जो है हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे कि आपको और अधिक क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए चलते हैं।